वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन का। और होपफुली कि आप सब लोगों ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा और देख भी लिया होगा कि आप लोगों का सेंटर कहाँ कहाँ पे चल रहा है। सो अभी बेसिकली एमएस बायोलॉजी की तरफ से प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हुई है और कल का लेक्चर जो था हमारा वो रीजनिंग को लेकर के था, प्रैक्टिस सीरीज 1। आज हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री मीन्स जीएस साइंस वाले में, जनरल साइंस वाले में केमिस्ट्री वाले पोर्शंस को लेकर के डिस्कस करेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक के रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप के केमिस्ट्री के पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। ओके। और होपफुली कि अभी तक आप लोगों ने जो भी वीडियोस देखे हैं उससे आप लोगों का बेनिफिट हो रहा होगा। और अगर आप लोगों को कुछ सुझाव है कि इसमें और भी कोई चीज़ ऐड किया जा सकता है तो आप लोग प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसमें और भी हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। ओके। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ की बात कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा आज लेक्चर है इस प्रैक्टिस सीरीज़ का, जिसमें कि हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए क्या करेंगे, बात करेंगे। सो केमिस्ट्री का सेक्शन जो होगा उससे जितने भी आपके अब तक जनरल साइंस वाले पोर्शन में क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको दिखा भी होगा, तो उनसे क्वेश्चन से आप सॉल्व करेंगे। नंबर पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में कि हमारे जो भी एटम्स होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल नाम पे तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होते हैं, सॉरी, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। एन से नहीं, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन तीन पार्टिकल में से आपका जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में आपके क्या क्या पाए जाते हैं, पी प्लस एन, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो सर्कुलर ऑर्बिटल होता है वहाँ पे क्या करते रहते हैं, मूव ऑन करते रहते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी एटम्स के ये आपका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पे चार्जेस जो होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली यहाँ पे चार्जेस किसका आता है, प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, राइट। सो ओवरऑल अगर आपको एटम पे चार्ज पूछा जाएगा, मीन्स किसी भी एटम का चार्ज अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, दैट इज़ द न्यूट्रल बताएंगे। लेकिन अगर आपसे न्यूक्लियस का चार्ज पूछा जाएगा तो आप उस पर क्या बताएंगे, दैट इज़ द पॉजिटिव बताएंगे, ड्यू टू द ड्यू टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो चार्ज होगा उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नो, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन नो, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यस। ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, द न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स। आपको नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी ये सब के बारे में आपको फार्मूला पढ़ाया जा चुका है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, फॉर्मेलिटी है, ये क्या आपको बताता है। मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों ने मोलरिटी के बारे में जान रखा होगा, तो मोलरिटी को डिफाइन आप करते हैं, दैट इज एन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आप देते हैं। जहाँ पे अगर आपका वजन मीन्स केजी में आ जाए तो वहाँ पर बात आ जाती है किसकी, मोलरिटी की, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द मोलरिटी, जिसको कि स्मॉल एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगला सवाल है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, तो आपको पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक लॉ आपको पढ़ा चुका हूँ और उस पीरियोडिक लॉ में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कैसे आप पहचानेंगे। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि ग्रुप नंबर जो 17 के एलिमेंट्स होते हैं, लाइक है जिसमें आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप आते हैं, राइट। रूल आपको बताया था कि जब आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। जबकि किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम अगर आते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सोडियम सबसे इधर है तो उसे होगा ही नहीं, ब्रोमीन ये भी आपका हाइड्रोजन वाले ग्रुप में आता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन।
तो चूंकि यहाँ पे फ्लोरीन दे रखा है और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ऑल अमंग द ऑल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में उन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, फ्लोरीन होगा। सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट इज। आपने बहुत ही कॉमन सा रिएक्शंस पढ़ा हुआ है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। जब आप रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पे कोई एक मेटल होता है और उसके बाद ये रिप्लेस होकर के उस मेटल का, सपोज यहाँ पे कोई एक एम मेटल है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, उस एम मेटल का सल्फेट बन जाता है MsO4 प्लस यहाँ पे कॉपर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ये मेटल वही होगा जिस मेटल की रिएक्टिविटी जो होगी वो कॉपर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी जाकर के वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर पाएगा, राइट। अदरवाइज तो फिर वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है सोडियम, और सोडियम की चूँकि वैलेंसी यहाँ पे 1 है तो इसलिए इसको ठीक नहीं है रखना। और वैसे भी आप सोडियम को इस तरीके से रेट नहीं करा पाएंगे। एल्युमिनियम, आयरन, सॉरी सिल्वर है, फिर मरकरी है, फिर आयरन है। तो मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर आप मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयरन है जो कि जिसकी रिएक्टिविटी मतलब कॉपर से क्या है, ज़्यादा। मतलब पहले आयरन आएगा, फिर कॉपर आएगा, फिर उसके बाद Ag आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, Hg आएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। मतलब ये वाला एलिमेंट क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दिस वन। सो दैट इज़ वाई मतलब मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन का पोजीशन चूँकि क्या है, अपर है एज कम्पेयर टू द कॉपर के। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस करने के लिए क्या करेगा, आयरन आएगा। और आप लोगों ने अगर क्लास 10 तक की केमिस्ट्री पढ़ी है और अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट को रिएक्शंस कराने के लिए आप क्या करते हैं, आयरन से रिएक्शन करा देते हैं। तो कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 प्लस Fe, तो यहाँ पे रिएक्शन आपका बन जाता है दैट इज FeSO4 प्लस कॉपर। सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन F2 एटॉमिक नंबर 6 इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ। Fe आपका एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 26 होते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो आर्गन जो कि 18 आपका होता है, उसके बाद का क्या कहलाएगा, दैट इज द 4s2। तो 18 2 20, बाकी यहाँ पे क्या होता है 3d6 होता है, राइट। तो यहाँ पे जो कि आपका Fe2 प्लस दे रखा है, Fe2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गए हैं 24 का। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, 4s वाले से निकलेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, दैट इज आर्गन मीन्स 18, और इसके बाद आपका लिखेंगे 3d6। तो पूछ रहा है इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है। तो आपसे यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि किसके इक्वल नहीं है। तो p इलेक्ट्रॉन्स इन Ne दैट इज Z बराबर 10, s इलेक्ट्रॉन्स इन Mg Z इज इक्वल टू 10 मतलब एटॉमिक नंबर 12, और d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe इसके, और p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड इसके। तो आपको ये देखना है कि किसके इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन। तो नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे भैया, 6 हैं, राइट। कितने हैं, 6 है। क्योंकि 26 था, 26 में से 2 पॉजिटिव आपका हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल गए, 24 बचा, 24 में से आपके यहाँ 18 और 6 24। तो डी ऑर्बिटल में टोटल आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनमें से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 और एक 6। ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन F2 इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ, किसके बराबर नहीं है, p इलेक्ट्रॉन्स इन 10। तो देखिए अगर आप नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एटॉमिक नंबर 10 का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द 1s2 2s2 एंड 2p6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी डी इलेक्ट्रॉन, डी में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके 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 बराबर है। तो ये पूछ रहा है नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। s इलेक्ट्रॉन इन Mg, सो ऑब्वियसली एस में आपका क्या होगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर आप मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपका 12 का, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 1s2 एंड 2s2 एंड 2p6 2p6 एंड 3s2, राइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है एस इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, और इसके बाद डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन, राइट। डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन इज नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आयरन में डी इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो 6 ही आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो था वो 4s में था।
पी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, तो 17 का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। यहाँ पे क्या आएगा 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दे रहा है आपका, यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम में ये, और आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आपका बचा सिर्फ 2 पी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, यहाँ पे 5 है और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 है। तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन F2 पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ, किसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो पी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन में है वो 5 है, दैट इज वाई वो आपका बराबर नहीं होगा। मैग्नीशियम वाला क्यों नहीं होगा, आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1s, 2s, 3s, 3s के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप मिला देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, दैट इज वाई मैग्नीशियम आपका राइट आंसर नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस है, क्योंकि वहीं पे लगा करके वो चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं पूछा है आउटर मोस्ट, सिर्फ नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ। तो यहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन अगर आप मैग्नीशियम का देखेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे कहाँ पे होगा, एस में होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपका किस में है, पी में होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन का पी डी में होगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे पी में कितना आएगा 5 आएगा, जो कि आपका बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसके लिए राइट आंसर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज, सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला ब्लीचिंग एजेंट है वो कौन सा है, तो आपको पता है अच्छी तरीके से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसको नाम दिया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। राइट, एक सवाल आपसे पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को लेकर के, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन जो होता है उसके पास सबसे ज़्यादा आपको ब्लीचिंग एजेंट की प्रॉपर्टी मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। द मेन बफर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आपको अच्छे तरीके से पता है कि CO2 का जब रिएक्शन हम कराते हैं H2O से, तो ये क्या बनाता है, बाई कार्बोनेट बनाता है, मतलब कि कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ये कन्वर्ट आपका होता रहता है किसमें, HCO3 पे नेगेटिव। तो दैट इज द फर्स्ट वन। द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी आप यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो अगर इसके पास अगर देखेंगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन बराबर 0। बाकी प्रोटॉन कितना होगा 1 होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा। तो न्यूक्लियस इसका जो कंटेन करेगा, नॉर्मली न्यूक्लियस क्या करता है, पी प्लस एन को रखता है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। सो 1 प्रोटॉन्स ओनली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The nuclear particle which are assumed to be hold the nucleons together are, बेसिकली ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, और अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मेजॉन वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि होल्ड रखने के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द मेन यूज ऑफ अ सॉल्ट इन द डाइट इज टू, सब लोग नमक खाते हैं खाने में, और खाना में सबको नमक बहुत पसंद है। सवाल यही आपसे बना के पूछ दिया गया कि सॉल्ट का डाइट में लेने का क्या मेन पर्पज होता है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे सॉल्ट को यूज़ करने का मीन्स, अगर आप NaCl का रिएक्शन H2O से कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज़ द सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बन जाता है। और ये HCl आपके फूड को डाइजेस्ट कराने में क्या करता है, बहुत ही हेल्प करता है। सो सोडियम क्लोराइड का होना आपके फूड के अमाउंट को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ अ फूड। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब भी कोई एसिड और बेस अगर आपका रिएक्शंस करेगा, लाइक एज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस यहाँ पे HCl, तो क्या बनाएगा, बना देगा आपका दैट इज NaCl प्लस H2O। तो यही आपका रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। सो NaCl HCl बनाता है, जो कि डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी क्या होगा उसका, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है कि अगर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर मतलब है तो उसमें नंबर ऑफ मोल क्या होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का आपको अच्छे तरीके से पता है कि मोल जो होती है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे O2 का देखेंगे तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, आपका 44।
तो 44 आपका इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल बराबर होता है, दैट इज द एम इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा यहाँ पे। तो गिवन मास कितना है भैया यहाँ पे, दैट इज द 16 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 44। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे जो आएगा तो क्या आ जाएगा, अगर 44 को डिवाइड आप कर देंगे 16 से, तो कुछ लगभग लगभग आपका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए। अगर यहाँ पे 16 को अगर आप डिवाइड कर देते हैं 44 से, तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए। अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.4 के आसपास में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर आप मोल निकालना है तो आप उसके मॉलिक्यूलर वेट को क्या कीजिए, निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट बराबर उसका 1 मोल हो जाता है, तो जो भी वेट दे रखा है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आसानी से निकल जाएगा। ओके। द आयनिक रेडियाई, ये क्वेश्चंस आपके 2018 वाले क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछ चुका है। 2018 एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन के क्वेश्चंस में आपका पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है, आयनिक रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम फॉलो द ऑर्डर। इसके लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए कि किसी भी एटम्स का जो आयंस और मतलब जो आयंस होते हैं और जो आपका न्यूट्रल एटम होता है उसमें रिलेशन क्या होते हैं। सबसे छोटी साइज किसकी होती है, कैटायंस की होती है। देन इसके बाद किसका होगा, न्यूट्रल का होगा, और फिर उसके बाद किसका होगा, एनायंस का होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज, देन इसके बाद न्यूट्रल चार्ज, देन इसके बाद नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज उतनी छोटी होती जाएगी, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज उतनी बड़ी होती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज है, मतलब सबसे बड़ा कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। फिर ऑक्सीजन पे सबसे 2 चार्ज है, नेगेटिव है। फिर फ्लोरीन पे है, फिर सोडियम पे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। द ग्रेफाइट रॉड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर किस लिए यूज किया जाता है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है, मॉडरेट का यूज करते हैं। और ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स टू थर्मल न्यूट्रॉन्स में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये थर्मल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द हाइड्रोनियम आयन इज, हाइड्रोनियम आयन आप किसको बोलते हैं, ये यहाँ से सवाल आपसे पूछा गया है। जैसे आप हाइड्रोजन आयन पूछते पढ़ते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन पढ़ते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन बेसिकली तब होता है जब ओ H2O मॉलिक्यूल्स से अगर एक आपका H प्लस क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ पे बनता क्या है, दैट इज द H3O पे 1 पॉजिटिव। इसको आप बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए फिर से कॉन्सेप्ट आपका वही उल्टा हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। टॉप टू बॉटम अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। जितने भी मेटल होंगे सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्ट होगा। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सबसे लेफ्ट में और सबसे टॉप पे जो पाया जाएगा, अ, सबसे लेफ्ट में होना चाहिए और सबसे बॉटम पर होना चाहिए, ताकि उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो, बढ़े, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसका बढ़ता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप सोडियम पोटेशियम तो क्या है, एक ही सीरीज के ग्रुप हैं। सोडियम पोटेशियम एक ही के हैं, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। कैल्शियम आपका यहाँ पे जस्ट इसके इसके बाद वाले का है, राइट। तो अगर इन दोनों में देखेंगे तो बेसिकली क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इसका क्या होगा, कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में अगर बात किया जाएगा तो ये पोटेशियम का ज़्यादा होगा। सीजियम, सोडियम पोटेशियम, सीजियम फ्रांसियम, ये एक ही सीरीज के एलिमेंट होते हैं, तो ये चूंकि सबसे नीचे है और नीचे आने पर आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। तो दैट इज वाई सीजियम इज द राइट आंसर। द मेथड दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज, हार्डनेस परमानेंट अगर आपकी वो हार्डनेस ऑफ वाटर होगी तो आप बॉइलिंग से उसको दूर नहीं कर पाएंगे। बॉइलिंग करके सिर्फ और सिर्फ टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। द गैस यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ अ ग्रीन फ्रूट इज, सबको पता है अच्छे तरीके से, इथाइलिन जो होता है उसको आप यूज़ करते हैं। इथाइलिन एक प्लांट हार्मोन है जिसको कि आप फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। और ये फाइटो हार्मोन्स अकेला ऐसा हार्मोन्स है जो कि गैसियस फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, राइट।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द हाई रिएक्टिविटी ऑफ अ फ्लोरीन इज ड्यू टू। फ्लोरीन की हाई रिएक्टिविटी क्यों है? इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, और अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स और स्ट्रॉन्ग एफ बॉन्ड। तो हाई रिएक्टिविटी के पीछे क्या है? दैट इज द उनका स्मॉल साइज एटॉमिक का। द मॉलिक्यूल विच हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर अमंग द फॉलोइंग इज। आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? जो भी कोई अगर आपका बॉन्ड यहाँ पे दे रखा है उनमें इन दोनों एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उन पर चार्जेस क्या आएंगे? डिफरेंसेस आएंगे। जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, जो पॉजिटिव होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो चूंकि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन आपका इन सभी में सारे एलिमेंट हाइड्रोजन सब में क्या है? कॉमन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का जो बॉन्ड होगा इसमें आपका चार्जेस का सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो पाएगा। दैट इज़ वाई इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कौन करेगा? दैट इज द एच एफ मॉलिक्यूल करेगा। द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर इज। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि एयर का जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है नाइट्रोजन लगभग लगभग आपका 78 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में 0.9% इस तरीके से पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बात करेंगे तो ये 0.04% के आसपास पाया जाता है। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लगभग आपका 20.95% पाया जाता है। हाइड्रोजन मतलब आपका ट्रेस में आते हैं, मतलब 0.0 से लेकर के आप 4 के परसेंट के आसपास पाया जाता है। तो मेजर जो कंस्टिट्यूएंट्स होगा वो क्या होगा? दैट इज द नाइट्रोजन होगा। द मेटल डज नॉट गिव H2 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl। कौन सा ऐसा मेटल होगा जिसका रिएक्शन अगर आप HCl से कराते हैं तो वो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं देगा? नॉर्मली अगर आप किसी भी मेटल से सपोज लाइक एज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको HCl से आयरन का रिएक्शन करा के दिखाऊं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? दैट इज द FeCl बन जाएगा और H2 गैस क्या होगी? निकल जाएगी। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शंस करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। अब इस क्वेश्चन में सवाल आपसे यही पूछ दिया है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी? कम होगी, वही मेटल ऐसा नहीं कर पाएगा। तो जिंक भी देगा, कैल्शियम भी देगा, आयरन भी देगा, बट यहाँ पे सिल्वर नहीं दे पाएगा क्योंकि सिल्वर की रिएक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सी सही हो जाएगा। द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ क्ले का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट। सो AlSi के नाम से जाना जाता है। द मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ टी एंड कॉफ़ी। सो सबको अच्छी तरीके से पता है कैफीन आपका मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्केन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 इज व्हाट। यहाँ पे आपको दे रखा है C4H8 के लिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे आप निकालेंगे, कैसे आप बनाएंगे, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम नॉर्मली इस तरीके से अरेंज करते हैं 4 कार्बन का और इसके सारे हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आप इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोल सकते हैं। दूसरा सवाल आपका दूसरा यहाँ पे क्या बन सकता है? एक आपका कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन आपका यहाँ पे चला जाए, एक आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप क्या बोल सकते हैं? 2 मेथाइल प्रोपेन बोल सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप कोई और भी यहाँ पे बनाएंगे तीसरा कंपाउंड तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन ये भी आपका वही होगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पर इंडल चेन बन जाएगी। तो इस हिसाब से आपका सिर्फ और सिर्फ 2 आइसोमर्स क्या होगा? यहाँ पे बन पाएगा। द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ अ कार्बन इज। कार्बन का सबसे हार्डेस्ट फॉर्म क्या है? तो दैट इज डायमंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर क्या है? दैट इज द बॉक्साइट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन H+ में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? दैट इज 0। सो इस हिसाब से इस तरीके से क्वेश्चंस आपके साइंस वाले सेक्शंस में आते हैं। आपको ध्यान देना होगा और ऐसे ही प्रैक्टिस आपको करती रहनी पड़ेगी बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस में आते हैं। आपके पूरे पेपर में हो सकता है 4-6 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के मिल जाएँ, फिर बायोलॉजी के मिल जाए, फिर फिजिक्स से मिल जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए, शायद का क्वेश्चन और बचा हुआ है। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज नोन एज। तो उसको आप ब्लू जोन बोलते हैं। ब्लू जोन वाले पार्ट सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, होपफुली कि ये केमिस्ट्री क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम्स में
पॉसिबली अगर का कोई क्वेश्चन फँस जाएगा तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपना सुझाव आप ज़रूर दीजिए कि आप और क्या चेंजेस चाहते हैं इन वीडियोज़ में जो कि अभी प्रिपरेशंस के लिए आपको ये कराई जा रही हैं।